स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो न्यूज़ ये है कि न्यू ईयर का ईव चल रहा था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है लुइसियाना, और लुइसियाना में एक शहर है दैट इज़ न्यू ऑरलियंस, और वहाँ पे एक अटैक होता है। अब अगर हम इस अटैक की बात करें तो सफ़ेद कलर की फोर्ड कंपनी की एक पिकअप ट्रक है, अगर उसका मॉडल नंबर देखें तो वह F-150 है। अब ये जितने भी लोग बर्बन स्ट्रीट में पार्टी कर रहे थे उन सबको रौंदते हुए चली जाती है। अब इस पूरे इंसिडेंट में अगर हम नंबर्स की बात करें, 15 लोगों की डेथ हो चुकी है, 35 पीपल आर इंजर्ड। अगर मैं आपको इसके विजुअल्स दिखाऊं, एक बार आप विजुअल्स भी देखिए कि कितना बेरहमी से वो चीज करी गई है। राइट नाउ टॉकिंग अबाउट कि कौन व्यक्ति था इसके पीछे, है ना। वैसे तो जो ये व्यक्ति था इसके पास वेपन्स भी मिले हैं, तो इसने जब वो कार रुक गई बीच में लग के तो इसने पुलिस के ऊपर और बाकी जो वहां पे लोग थे उनके ऊपर फायरिंग भी करनी शुरू कर दी एंड क्रॉस फायरिंग में इसकी डेथ हो जाती है ना। इस व्यक्ति की अगर बात करें तो इसका नाम है शमसुद्दीन जबर। लेकिन ये वाले अटैक में और बाकी जो अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड ओवर, उनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस अटैक को देखने के बाद ही ट्रंप की भी खबर आती है कि भाई देयर माइट बी समवन हु इज इविल, एंड अगर आप उसको इन बिटवीन द लाइंस जाके पढ़ो तो ट्रंप को भी ये बात लग रही थी कि भाई शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बाहर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया है एंड उसने आके ये टेरर अटैक कराया। लेकिन यहां पे स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे हमने कुछ टाइम पहले जर्मनी में देखा था, है ना, कि क्रिसमस ईव के दौरान 22 दिसंबर के आसपास वहां पे भी एक ऐसे ही कार वाला इंसिडेंट हुआ था। लेकिन वो मैन 2006 में जर्मनी में आया था, उससे पहले वो सऊदी अरेबिया का बंदा था। लेकिन ये सीन कंप्लीटली डिफरेंट है जो चीजों को और भी ज्यादा चैलेंजिंग कर देता है। अब चैलेंजिंग कैसे? क्योंकि अगर आप इस बंदे की हिस्ट्री को देखो, ये 42 ईयर्स ओल्ड था, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही सिटीजन था और वहीं पे इसका जन्म भी हुआ था। यहां तक तो एक बात है, लेकिन ये बंदा अमेरिका की आर्मी में भी था। 2009-10 में ये बंदा फॉर्मर आर्मी वेटरन जो था वो अफगानिस्तान में भी सर्व कर चुका है। उसके बाद इसने यूएस आर्मी में कई रोल्स, HR और IT में रोल्स निभाए हैं। देन जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से ये 2015-17 में इसने ग्रेजुएशन हासिल करी एंड फाइनली ये रियल एस्टेट वगैरह में भी काम कर रहा था, जिसका इसका जो लाइसेंस है 2021 में एक्सपायर हो गया था। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आज तक हमने जितने भी अटैक्स देखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज अटैक्स वर डन बाय द पीपल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बाहर से आते थे। लेकिन अब तो भाई ये बात और ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। एंड चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति की आइडियोलॉजी को देखो तो हमें क्लियर कट ये एक पिक्चर वायरल हुआ है जहां पे FBI उसका फोटो ले रही है एंड ये फ्लैग अगर आप देखो तो ये आइसिस का है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो प्रॉब्लम का कंसर्न या प्रॉब्लम यह है कि भाई अब आइसिस के लोग नहीं, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए रेडिकलाइजेशन करी जा रही है एंड इसको अमेरिका कैसे टैकल करेगा या अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड ओवर इसको कैसे टैकल करा जाएगा, वो ह्यूमन काइंड के लिए एक अलग से चैलेंज है। राइट क्योंकि अगर आप देखो तो जो IS से ये बंदा इंस्पायर्ड था, IS का फ्लैग भी मिला है ना, एंड इसने 2-3 इसकी वीडियोस भी FBI द्वारा डिस्कवर करी गई हैं जिसमें इसने बोला था कि आई हैव द डिजायर टू किल एक्सेट्रा। नाउ टॉकिंग अबाउट अगर आप दूसरा एक इंसिडेंट देखो तो ये ट्रंप का होटल है ना, उसके बाहर एक टेस्ला पार्क करी गई और उस टेस्ला में सेम डे एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ। अब इन दोनों के पीछे का भी जो कनेक्शन है, जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो एस्टैब्लिश कर रही हैं कि शायद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को न्यू ईयर ईव के दिन एक दहलाने वाली हरकतें थी और ये दोनों की दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जो रिसर्च है वो करी जाएगी और भी चीजें अनफोल्ड होंगी, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी बनता है क्योंकि हमने बहुत बार न्यूज में सुना है आइसिस 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 आइसिस। आखिरकार है क्या ये? कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका फैमिली मैन, अगर आपने फैमिली मैन का सीजन 1 देखा है या सीजन 1 की बात है, सीजन 1 में जिसको बोला जाता है यार ये रक्का का जल्लाद है ना, तो कौन है ये आइसिस, क्या है रक्का का सीन, उसको आज की वीडियो में कंप्लीट डिकोड करेंगे ताकि 5-7 मिनट में आपको एक क्रिस्प क्लैरिटी आ जाए और आगे से जो भी आइसिस रिलेटेड न्यूज आ जाती है आप इस सिनेरियो को समझ पाओ। राइट अब आइसिस की अगर हम बात करें, साल 1999 की बात है। एक व्यक्ति, इसका चेहरा देख लीजिए, हिज नेम इज अबू मुसाब अल जरकवी। अब ये व्यक्ति जॉर्डन का है और जॉर्डन में 1999 से अभी तक भी, ठीक है, तो वहां पे मोनार्की चलती है और वहां के मोनार्क 1999 से लेके अब तक सेम ही है एंड हिज नेम इज अब्दुल्ला II। अब ये इसका जो एक मूवमेंट था वो इस मोनार्की के अगेंस्ट शुरू हुआ। ये कहता था भाई मोनार्की नहीं, वहां पे इस्लामिक स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। ये 1999 की बात है।
तुरंत अगले साल 2001 में 9/11 में अटैक करे जाते हैं। अब 9/11 अटैक्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात आती है, लेकिन इससे जरकवी का कोई रिलेशन नहीं है। ये अटैक्स करे गए थे अलकायदा द्वारा। अब अलकायदा क्या है? अलकायदा इज ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान। अलकायदा वो लोग हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत को रोकने के लिए अफगानिस्तान में पैदा करे थे। लेकिन उसके बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको छोड़ के चला गया, तब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट हो गए, जिसपे हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट भी आया था, जो वो पाकिस्तान को सिखा रही थी, लेकिन वो अपने लिए नहीं समझ पाए कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू रेयर अ स्नेक इन योर बैकयार्ड। आप उसको आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई मेरे बैकयार्ड में पलने वाला स्नेक सिर्फ मेरे नेबर को ही काटेगा, ऐसा नहीं होता। तो वो चीज यूएस को फेस करनी पड़ी, लेकिन ये चीज अलकायदा ने करी थी। अब इसके बाद तुरंत होता कुछ यूं है कि भाई जो उस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो वो प्लान करते हैं कि भाई हमें बदला लेना है, एंड अमेरिका बदला लेने की तैयारी भी करता है। और अमेरिका उस वक्त के ऊपर एक नाम देता है जिसको बोला जाता है एक्सेस ऑफ ईविल। और एक्सेस ऑफ ईविल में उस वक्त के ऊपर 3 कंट्रीज शामिल थी। सबसे पहले आपका नॉर्थ कोरिया था, फिर इराक था, और तीसरा ईरान भी था। एंड फाइनली उन्होंने जो मिशन लॉन्च करा वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट करा। नाउ इसके अंदर अगली चीज समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। देखो 15 सितंबर 2001 का वो दिन था, तो अफगानिस्तान के खिलाफ क्या प्लानिंग होनी चाहिए, अलकायदा को हमें कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इसके लिए कैंप डेविड में मीटिंग रखी जाती है। लेकिन ये जो कैंप डेविड वाली मीटिंग है ना, इसमें 5 लोग थे, और इसका मेन एम तो यही था कि अलकायदा और अफगानिस्तान को कैसे टैकल करना है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति था, और उस इंडिविजुअल का नाम था पाउल वॉल्फविट्स। अब पाउल वॉल्फविट्स वहां पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एक नया प्लान देता है, और वो प्लान क्या था? उसी प्लान की वजह से आइसिस जो आज है या 2015 तक था, वो उसी वजह से है। अब पॉल वॉल्फविट्स एक प्लान देता है, कहता कि आप देखो हम अफगानिस्तान में तो जा ही रहे हैं, एक काम करते हैं, कंट्री और है जिसका नाम है इराक। आप एक काम कीजिए, इराक में सदाम हुसैन है, और आप सदाम हुसैन को यह टैग दे दीजिए कि भाई ही इज द हेड ऑफ द स्नेक, सारे काम का करता धरता वही है। अब जॉर्ज बुश वाज लाइक भाई नहीं अलकायदा है, कहता नहीं आप प्लान समझिए, अगर आप ये टैग दे दोगे तो हम चलते हैं इराक, वी विल इन्वेड इराक। अगर हम इराक चले गए, इराक के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं कुर्द, तो वो सदाम हुसैन के खिलाफ है ऑलरेडी। अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहां पे कुवैत हमारा फ्रेंड ऑलरेडी है, वो भी सदाम हुसैन के खिलाफ है। और ये दोनों रीजन्स जो सदाम हुसैन के खिलाफ हैं, वो दोनों के दोनों ऑयल रिच रीजन्स हैं, और हम ऑयल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपने अंदर बैठ के प्लानिंग तो बना ली, अभी रिसेंटली जो आपका ये अपना व्हाट डू वी कॉल MI6 करके यूनाइटेड किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, दरअसल क्या है कि ये जो 3-4 देश 5 देश है मेजर, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी एक कोलैबोरेशन बनाई हुई है ना, जिसको 5 आइज अलायंस बोलते हैं। उसमें उस वक्त के ऊपर जो MI6 भी थी, अब भी है, तो MI6 वालों को बुलाया जाता है कि भाई हमने ये प्लान कर लिया, अब इस लड़ाई को बेचा कैसे जाए, हाउ टू सेल द नैरेटिव टू द पीपल। तो भाई एक नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई सदाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो इतने सालों के बाद भी, आई विल गिव यू अ डेटा, जब ये लोग इराक में गए थे 2011 में, जब फाइनली ये वापस आए, $800 बिलियन का खर्चा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, एंड आज तक एक ट्रेस नहीं है जिसके पीछे ये गए थे सदाम हुसैन को पकड़ने, दैट वाज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लड़ाई अपने लोगों को बेची, लोग कन्विंस हुए, एंड फाइनली दीज पीपल अटैक्ड इराक। अब इराक से बाद में कहानी हमारी शुरू होगी ऑफ योर आइसिस। नाउ 2001 में जब ये अटैक वगैरह शुरू होते हैं, तो जो अपना जरकवी था वो अलकायदा के साथ लिंक बनाता है, क्योंकि अब तक जो यूएस की इन्वेजन थी वो अफगानिस्तान में तो शुरू हो ही गई थी। अब उसके बाद जब ये यूएस इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान को, तो जो ये जरकवी था ये इराक भाग जाता है। ही फ्रॉम जॉर्डन ही गोज टू इराक, एंड वहां जाके ये अपना जो कुर्दिश कंट्रोल एरिया थे, अगर आप ये इराक को देखो ना, इराक का जो नॉर्दर्न एरिया ये कुर्दिश कंट्रोल है। अगर यहां पे आप सीरिया देख पा रहे हो, सीरिया का भी ये वाला नॉर्दर्न एरिया कुर्दिश कंट्रोल एरिया है, और कुर्दिश पीपल की कोई अपनी कंट्री नहीं है, दे आर कॉल्ड एज स्टेटलेस पीपल, है ना। और इनका कुछ इन्फ्लुएंस, जो ऊपर आपको देश दिख रहा है टर्की, इनके साथ भी है। ये भी जियोपॉलिटिक्स याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके हमारे समझने में 2-3 चीजें काम आएगा, राइट। नाउ इसने अपना यहां पे बेस बना लिया। उसके बाद 2003 में जैसे ही यूएस, पहले उसने अफगानिस्तान को इन्वेड करा, अब 2003 में वो इराक को इन्वेड करता है, तो इराक में उस वक्त के ऊपर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है।
क्योंकि सदाम हुसैन, क्योंकि इराक को उन्होंने इन्वेड कर दिया। अब प्रॉपरली मार्च 2003 का वो टाइम था, दे इन्वेडेड। 2006 तक सदाम हुसैन भी चला जाएगा, है ना। तो वहां पे एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए कौन आता है? वही अपना जरकवी। और जरकवी 2004 में आके अल कायदा इन इराक नामक ऑर्गेनाइजेशन को पैदा कर देता है, विच स्टूड एट AQI। और ये अपना 18 अक्टूबर 2004 की न्यूज भी है NBC न्यूज से, विच स्टेट्स दैट अल जरकवी ग्रुप वॉज अलीजियंस टू बिन लादेन। तो ये दोनों अभी साथ में मैच हो जाते हैं, अल कायदा अफगानिस्तान वाला एंड जो अपना जरकवी था उसने इराक में अपना ग्रुप बना लिया बिकॉज ऑफ US का इन्वेजन। वहां पे एक वैक्यूम आ गया था। नाउ आगे अगर हम स्टोरी को बढ़ाएं तो इसके बाद जब ये ग्रुप अल कायदा वाला और जरकवी वाला AQI जो इराक में बन जाता है अल कायदा, वो दोनों स्ट्रांग होने लग जाते हैं। उसके बाद इसकी लीडरशिप में 2 लोग और शामिल करे जाते हैं एंड दे वर अब्बू अयूब अल मसरी एंड सेकंड वाज अब्बू उमर अल बगदादी। अब ये सेकंड हैंड कमांड के ऊपर लीडरशिप को संभाल रहे होते हैं। लेकिन 2006 में क्योंकि इराक की इन्वेजन हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा, तो ये जो जरकवी है ये US एयर स्ट्राइक में मारा जाता है। अब मारने के बाद जो लीडरशिप थी, क्योंकि ये दोनों सेकंड इन कमांड थे, तो जो लीडरशिप थी मेन वो इन दोनों के हाथ आ जाती है। लेकिन ये बगदादी जो आप सुनते हो, ये वो बगदादी नहीं है जो आइसिस वाला है। ये बगदादी पहले वाले हैं जो AQI वाले हैं, है ना। तो इसमें नाम याद रखना, ही इज अब्बू उमर अल बगदादी। और ये हमारी जॉर्ज W बुश की जो फेमस एक फोटो हुई थी, व्हेन ही वाज सिटिंग इन द व्हाइट हाउस एंड ही वाज टॉकिंग ऑन द फोन, एंड जहां पे उसने बताया था कि लास्ट नाइट इन इराक यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फोर्सेस किल्ड द टेररिस्ट अल जरकवी at 6:15 PM ऑफ बगदाद टाइम। और ये हमारे जॉर्ज बुश का जो व्हाइट हाउस आर्काइव्स है वहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। एंड यहां में इसमें ये भी लिखा था कि उसका जरकवी का और ओसामा बिन लादेन का जो रिलेशन था वो बहुत क्लोज था। एक वक्त के ऊपर ओसामा बिन लादेन उसको प्रिंस ऑफ अल कायदा इन इराक भी बोला करता था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब ये दोनों लोग आते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये अपने ग्रुप की रीब्रांडिंग कर लेते हैं और रीब्रांडिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन को नाम देते हैं। AQI का नाम बदल के क्या रखा जाता है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। यहां से पहली बार 2006-07 के आसपास हमारे पास बनती है ISI। अभी भी आइसिस नहीं बना है, दिस इज ISI। और इस ISI को पाकिस्तान के ISI के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। यह है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इराक की इस्लामिक स्टेट। अब 2-3 बातें और समझिएगा। जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, अब उन टेररिस्ट ग्रुप्स में कई टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने देश की जो गवर्नमेंट है उससे नाखुश हैं, वो उसको चेंज करना चाहते हैं। इसमें से कई टेररिस्ट ग्रुप ऐसे होंगे जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जिहाद लाना चाहते हैं। जिहाद मींस व्हाट? इस्लामिक रूल। उसमें से एक ग्रुप है आपका ये ISI, राइट ना। उसके बाद अगर आप 2007 से 2010 का टाइम देखो तो ISI ने जब इराक वाले एरिया में ऑपरेट करना शुरू करा तो ये ISI वाले लोग जो हैं, ये दीज आर योर सुन्नी पीपल, है ना। तो इनके जो असली वाले सुन्नी लोग थे जो इराक में ही थे, उन्होंने इनके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दी, अवेकनिंग मूवमेंट सहावा करके थी। और बहुत सारे AQI एंड ISI के जो लीडर थे उस वक्त अमेरिका ने इनको मारा भी, राइट। तो मूवमेंट थोड़ी बहुत ये जो अपना डिक्लाइन की तरफ गई, लेकिन 2010 तक दे रीग्रुप्ड एज वेल। उसके बाद अप्रैल 2010 में जो अब्बू उमर अल बगदादी है जिसने लीडरशिप बनाई थी, ISI बनाया जिसने, और दूसरा अब्बू अयब अल मसरी, ये दोनों के दोनों US इराकी ऑपरेशन में मारे गए। और उसके बाद जो मेन बंदा जिसको आज तक आप लोग सुनते आए हो, अब्बू बकर अल बगदादी, ये इसका चेहरा देख लीजिए, ही वॉज द पर्सन, ये सारे के सारे ग्रुप को रीग्रुप करता है। अब रीग्रुपिंग करने के बाद जो कमान है वो सारी अब्बू बकर अल बगदादी के हाथ में आ जाती है। और उसके बाद साल 2011 में कोइंसिडेंस ये बनता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक छोड़ के जाने की ठान लेता है। अब उसके पीछे 2-3 कारण थे। सबसे पहले तो जो इराक की अपनी वाली गवर्नमेंट थी, है ना, उसने इनके साथ एक अग्रीमेंट कर लिया था जिसका नाम था सोफा अग्रीमेंट, स्टेटस ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट, जिसके तहत 31 दिसंबर 2011 को US को ये वाला जो इराक वाला रीजन था उसको छोड़ना था, क्योंकि बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वहां पे क्रिएट होने लग गया था। तो इराक की गवर्नमेंट वाज लाइक कि भाई हम तुम्हारे हैं तो हैं, है ना, सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड लीव, क्योंकि आपकी प्रेजेंस से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बन रहा है। तो हम लोग अभी आइसिस वालों को या जो भी अपोजिट ग्रुप्स हैं उनको संभाल लेंगे। सेकंड, उस वक्त तक US तकरीबन $800 बिलियन खर्च कर चुका था। अगर आप सोल्जर्स का नंबर देखो, 4500 के आसपास जो सोल्जर्स हैं वो मर चुके थे। एंड 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने अमेरिका को इकोनॉमिकली क्रिपल भी कर दिया था। तीसरा, उनकी जो फोकस थी वो अफगानिस्तान की ओर हो रही थी, है ना, क्योंकि जो आपका अलकायदा था वो उनके हाथ में आ नहीं रहा था। एंड फाइनली उस टाइम के ऊपर चाइना भी ग्रो कर रहा था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, है ना, के बाद चाइना वाज राइजिंग अप, तो उसको भी उन्होंने कंट्रोल करना था। सो हेंस
जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इराक को छोड़ देता है, और ये उस तब की फोटोएं हैं जब जो अमेरिका है वो इराक छोड़ के जा रहा था ना। इसके बाद लेकिन साथ ही 2010-11 के आसपास मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में और मिडिल ईस्ट की दुनिया में एक चीज होती है जिसको बोला जाता है अरब स्प्रिंग। अब इस अमेरिका वाला सीन जहां पे चल रहा था, अमेरिका वाज लीविंग इराक, साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में स्पेशली देयर वाज दिस कंट्री कॉल्ड एज टुनीशिया। वहां पे क्या होता है, एक व्यक्ति था, वो करप्शन से और अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत तंग था, और वो अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लेता है, लेकिन जैसे मतलब कि अपने आप को आग लगा लेता है। अब आग लगाने से वो जो चिंगारी है ना, वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत गंदे भयानक तरीके से फैल जाती है। अब जितने भी वहां पे मोनार्क्स थे, जितने भी वहां पे रूलर्स थे, 1 on 1 वो गिरते रहते हैं। इसमें से बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जिनको यूएस की सपोर्ट थी, जैसे इजिप्ट वाला जो रूलर था उसको यूएस की सपोर्ट थी, वो भी अरब स्प्रिंग में उसको भी हटा दिया गया, उसका भी तख्ता पलट कर दिया गया। हेंस अरब स्प्रिंग का दौर आ जाता है। अब अरब स्प्रिंग के दौर में लेट अस कम टू सीरिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइसिस का एरिया कौन सा, एक तो इराक का नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा सीरिया का नॉर्दर्न पार्ट। अब अरब स्प्रिंग में जो सीरिया है वहां पे रूल कर रहा था बशर अल असद। अब बशर अल असद ने क्या करा, इन प्रोटेस्ट जो उसके खिलाफ अरब स्प्रिंग जो थी वो जब सीरिया में भी आई तो वहां पे फैलने लगी, उसने क्या करा, प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया और बहुत गंदे तरीके से सप्रेस करा। लेकिन इसी के बीच उसने एक मूव खेला जो आज जो सीरिया का भी अभी तख्ता पलट हुआ है उसके लिए भी जिम्मेवार है। अब इसने करा क्या, जहां से जिहादिस्ट मूवमेंट सीरिया में और ज्यादा ग्रो होने वाली है और जो जिहाद है वही आइसिस वाले हैं। अब इसने करा क्या, जब ये प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने लगा तो इसके खिलाफ जो ऑपोजिशन थी वो बढ़ने लगी। तो जो सेदनाया जेल, अभी अभी सीरिया वाला जो इंसिडेंट हुआ है, आपने एक जेल देखी होगी जिसकी पिक्चर्स वायरल हो रही थी, वही सेदनाया जेल है। तो इसने क्या करा, सेदनाया जेल से बहुत ज्यादा हार्डकोर कई जिहादिस्ट उस जेल में बंद थे, इसने उन जिहादिस्ट को छोड़ दिया। अब छोड़ा क्यों, क्योंकि इसको यह लगा कि भाई अगर मैं इन जिहादिस्ट को छोड़ दूंगा तो ये जिहादिस्ट भी जाके मेरे खिलाफ ऑपोजिशन में आ जाएंगे, और अगर ये जिहादिस्ट मेरे खिलाफ जाके ऑपोजिशन में आ गए तो मैं अपनी सारी की सारी ऑपोजिशन की वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्रांडिंग कर दूंगा कि ये सारे के सारे आइसिस वाले हैं। तो वहां से इस बंदे ने जो जिहादिस्ट थे उनको सेडनाया जेल से छोड़ दिया, एंड उससे जो सीरिया का सारे के सारे सीरिया में सिविल वॉर आ गई। अब इस सिविल वॉर में वहां पे एक बंदा पैदा होता है, उस बंदे का नाम है जुलानी, जिसने प्रेजेंटली अभी सीरिया की सत्ता संभाली है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब जब सिविल वॉर लगती है तो जो हमारा अबू बकर अल बगदादी है, अबू बकर अल बगदादी इस सिनेरियो को देख रहा होता है। अब अबू बकर अल बगदादी आईएसआई इराक को सीरिया में भेजता है, क्योंकि ये तो इराक में ऑलरेडी थे, तो ये अपनी आईएसआई इराक जो आईएस इराक वाली है उसको सीरिया में भेजता है, और सीरिया में ये एक बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, और उस बंदे का नाम था अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसने प्रेजेंटली सीरिया की सत्ता संभाली। अब अबू मोहम्मद अल जुलानी है ना, इसका एक अपना ग्रुप चलता था जिसका नाम था जबात अल नसरा। अब जबात अल नसरा और आईएस इराक दोनों को मर्ज करके ग्रुप बनाया जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दैट इज योर आइसिस। वहां से आपकी आइसिस का जन्म होता है। अब इनकी भी अगर बैकग्राउंड स्टोरी देखो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो आपका अबू बकर अल बगदादी है और जो आपका अबू मोहम्मद अल जलूनी है ना, जो अभी वाला सीरिया में जिसने तख्ता पलट करके बशर अल असद को भगाया है ना, ये दोनों 2003 में, ये जो आपका जुलानी है ना, ये भी जब इराक को इन्वेड करा गया था तो ये तब वहां पे लड़ने गया था, एंड तब इसको और जो अबू बकर अल बगदादी था, इन दोनों को वहां पे अबू गरीब करके जेल थी एक, वहां पे बंद कर दिया गया था, वहां पे इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। सो दैट इज ऑल्सो वहां के इनका रिलेशंस है। नाउ जब जबात अल नसरा यानी कि जो आईएस वाला सीरिया में आया तो उसको अपोज नहीं करा गया। क्यों नहीं अपोज करा गया? क्योंकि जबात अल नसरा वॉज बीइंग सपोर्टेड बाय कतर और सऊदी। अब आप सोचोगे भाई कतर और सऊदी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जिसके खिलाफ ये खड़े हुए थे वो बंदा था बशर अल असद, और बशर अल असद को सपोर्ट किसकी थी? रशिया और ईरान की। तो ईरान है अपना शिया, इसके खिलाफ कतर और सऊदी आ गए बिकॉज दे आर सुन्नी नेशंस। तो इनिशियली जो इसको पनपाया गया है ना, दैट वाज बाय सऊदी एंड कतार ओनली। तो इन्होंने बाद में जाके दोनों ने जो एक्सपेंशन करा गया है ना सीरिया में, और बर्थ हुआ हमारा आईएस का, और इसके पीछे जो जिम्मेवार थी वो अरब स्प्रिंग थी। एंड दिस इज योर पर्सन अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसकी आपने फोटोज अभी घूमती हुई देखी होंगी विद रिस्पेक्ट टू सीरिया। ठीक है जी। अब उसके बाद अप्रैल 2013 के आसपास जो आईएसआई है और जबात अल नुसरा है, ये दोनों मिलकर इन्होंने आईएस बना लिया। और लेकिन उसके बाद 2013-14 के बाद इनके बीच में एक स्प्लिट शुरू होता है,
और वर्ल्ड ओवर जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन देयर आर सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो जिहाद करना चाहती हैं। जिहाद यानी कि इस्लाम का रूल आए, इस्लामिक स्टेट बने। तो जो आइसिस थी इसने क्या करा, बहुत ज्यादा अबू बकर अल बगदादी के रूल में बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटीज करनी शुरू कर दी। जो आप ये न्यूज सुनते हो कि भाई किसी का गला रेत दिया गया वीडियो बनाते हुए, किसी को सर में शूट करा गया, किसी को जिंदा आग लगा दी गई, लड़कियों को पकड़ के ले जाया गया सेक्स स्लेवरी के लिए, वो सारी की सारी जो आइसिस ने करना शुरू करा वो अबू बकर अल बगदादी के रूल में हुआ। उसने ही इसको इस तरह से पोजिशन करा। नाउ When we talk about it, तो इन वाले ग्रुप्स को जो आइसिस की एक्सट्रीम ब्रुटैलिटीज हो रही थी वो पसंद नहीं आई और इन्होंने आइसिस से अपना पासा कट लिया। अलकायदा ने भी बोला कि वी आर नॉट एसोसिएटेड विद यू, और उसी वक्त के ऊपर जो आपका ये जुलानी है जिसने अभी सीरिया में तख्ता पलट कर आया है ना, उसके बाद वो आया है, ये भी इसी वक्त के ऊपर आइसिस से हट गया। बट 2014-15 तक जब तक ये हटे, जो आइसिस है उसमें जो अबू बकर अल बगदादी था उसने अपना दर्जा बहुत बढ़ा लिया था, और जो वो स्टैब्लिश करना चाहते थे इस्लामिक स्टेट, उसके तहत उस बंदे ने अपने आप को कैलिफ इब्राहिम का दर्जा भी दे लिया था। एंड यहां तक कि बहुत ज्यादा जो टेरिटरी थी मसूल की, रक्का की, जिसके वो फैमिली मैन वाला आता भी है कि भाई ये रक्का का जलाद है ना, तो वो वाली सारी टेरिटरीज जो थी वो अभी आइसिस के पास आ गई थी। सीरिया का भी नॉर्दर्न पार्ट, इराक का भी नॉर्दर्न पार्ट। बट 2015 की अगर आप बात करो तो जो आपका आइसिस है ये, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इराक का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे यूएस क्यों आना चाहता था, क्योंकि वहां पे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है ना, ऑयल का तेल बहुत मिलता है, तो इन्होंने तेल वगैरह से बाकी इलीगल स्मगलिंग वगैरह करके तेल की बहुत इलीगल स्मगलिंग करी। तो इनका जो ईयरली रेवेन्यू हुआ करता था वो उस टाइम के ऊपर $1 बिलियन के आसपास का था, राइट। एंड अगर उसके बाद जो क्योंकि जो अपना अबू बकर अल बगदादी है उसने अपने आप को कैलिफेट इब्राहिम का दर्जा दे लिया था, है ना, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो अपनी अभी एलिजियंस इनको देने लगे, जिसमें जो जो अपने अफ्रीका के ग्रुप्स हैं, जिसमें लीबिया है, इजिप्ट का सिनाई प्रोविंस है, नाइजीरिया का बोको हरम आपने सुना होगा, ये सारे के सारे आइसिस को अपनी एलिजियंस शो करने लगे और वहां से ये ग्रुप बहुत बड़ा हो गया था। बट इमीडिएटली आफ्टर 2015 हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कुर्द्स को भी सपोर्ट करना शुरू करा, जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन होता रहा, और 2019 में इनका डिक्लाइन इतना बड़ा हो गया था कि आपको आइसिस वाले लोग मछलियां बेचते हुए भी दिखाई दिए कि नाउ दे आर सेलिंग फिश। बट अब वाली जो प्रॉब्लम है, दिस इज नाउ ISIS इज कमिंग बैक, राइट, वो वापस आ रहा है। क्या कारण है उसको भी देखते हैं। लेकिन 2016 में जो इराकी फोर्सेस थी उन्होंने फलूजा इनसे वापस ले लिया, मसूल में ऑपरेशंस करे गए, यूएस ने कुर्द्स को बैक करना शुरू कर दिया क्योंकि कुर्द्स भी उसी एरिया के आसपास हैं। उसके बाद अरब फोर्सेस भी इनकी तरफ एडवांस करने लगी। 2017 में सबसे फेमस हुआ बैटल ऑफ मसूल, है ना, तो उनमें इनका जो राका वगैरह का एरिया था वो भी इनसे ले लिया गया, जो ISIS का डिफेक्टो कैपिटल था। दूसरा एक और भी बात, 2015-16 तक हुआ क्या था कि जो आपका बशर अल असद है, इसको सपोर्ट किसकी मिलती थी? इसको सपोर्ट मिलती थी रशिया की। अब ये भी गया कि भाई ISIS वाले भाई मेरे सीरिया में आतंक मचा रहे, रशिया कुछ करो। तो जो आपने ग्रुप अभी 1 साल पहले देखा था जो रशिया के अगेंस्ट हो गया था, वैगनर ग्रुप, याद आया सबको? उस वक्त के ऊपर रशिया ने अपने वैगनर ग्रुप को भेजा था आइसिस के साथ लड़ने के लिए। सो उस वैगनर ग्रुप ने भी आइसिस को उस वक्त हराया था। दैट वाज अनदर ब्लो टू आइसिस, जो उसके डिक्लाइन में उसके बाद कंट्रीब्यूट करा। अगला अगर आप कारण देखो तो दिस इज द फोटो ऑफ इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस, है ना, जो ये झंडा लहरा रहे हैं। एंड दूसरा जो आइसिस था वो वर्ल्ड ओवर से रिक्रूटमेंट करने लग गया था। प्रॉब्लम दरअसल ये भी बहुत तगड़ी आई थी। आइसिस ने क्या करा, वर्ल्ड ओवर से मुस्लिम्स को रिक्रूट करने लग गया। आपने केरला स्टोरीज में भी वो बातें सुनी होंगी, फैमिली मैन में भी वो बातें देखी होंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वर्ल्ड ओवर जो इंडियन मुस्लिम्स भी जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडियन मुस्लिम्स भी जो आइसिस द्वारा रिक्रूट करे जाते थे, उनसे वहां पे वॉशरूम साफ करवाने का काम करवाया जाता था। सो उनको वहां पे डिस्क्रिमिनेटेड फील होता था। दूसरा जो काम करते थे वो सब करते थे, लेकिन लीडरशिप जो थी वो अरब लोगों के पास ही जाती थी। एंड सिंस मैंने आपको बताया कि ईरान इज शियाइट एंड आइसिस वाले वर सुन्नी, तो ईरान को वो लाइक नहीं करते थे। तो ये वाला जो भेदभाव है कि आइसिस वाले लोग जो उनकी लीडरशिप थी दैट वाज सुन्नी लीडरशिप, वो जो मुस्लिम्स वर्ल्ड ओवर से आते थे वो शिया मुस्लिम्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेट करते थे। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स की वजह से जो आइसिस था वो 2019 तक अपने डिक्लाइन पे आ गया। एंड 2019 में जो आइसिस का जो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा था बघूज सीरिया में, उसका भी जो कंट्रोल है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने ले लिया। ये वहां तब की फोटो है।
उसके बाद 2019 में अबू बकर अल बगदादी को यूएस ने इदलिब विच इज इन सीरिया वहां पे एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया, एक रेड में मार गिराया। एंड फाइनली जो लीडरशिप थी वो अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी के पास चली गई। उसके बाद 2020-22 में ये छोटे छोटे एरियाज में ऑपरेट करते रहे और फाइनली फरवरी 2022 तक जो अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी था उसको भी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एक ऑपरेशन में मार गिराया। नाउ करंट स्टेटस अगर हम देखें, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती कहां पे है? एक आर्टिकल छपा था, व्हाई आइसिस वॉज, क्यों था, इज क्यों है, एंड विल क्यों रहेगा। आइसिस का अगर आप एसच देखो, जब से सीरिया वाला भी हुआ है ना, वो जुलानी आया है, जुलानी के बाद तो जो ये आइसिस वाले हैं इनको बिल्कुल ही एक छोटी सी जगह पे सिमटा दिया गया है। तो इनका कोई ऐसा एसच ऑर्गेनाइजेशन नहीं है विच इज ऑपरेटिंग राइट नाउ कि भाई एक जगह है वहां पे ये लोग कंसंट्रेटेड हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आइसिस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होके एक अमेरिकन बॉर्न बंदा जो अमेरिका की आर्मी में सर्व कर चुका है, अफगानिस्तान में सर्व कर चुका है, भाई वो रेडिकलाइज होके अपने देश में टेरर अटैक कर देता है। तो इनकी आइडियोलॉजी में ऐसा है क्या? तो दरअसल हुआ क्या कि जो इनका ये बेस था, यहां पे जो लोग आए थे वर्ल्ड ओवर इन्होंने बुलाए थे, वो एक आइडियोलॉजी कैरी कर लिए थे, उनके दिमाग में वो रेडिकलाइजेशन उनकी आइडियोलॉजी की हो चुकी थी। एंड अब सिंस जब से यूएस ने अटैक करा, इनके पास कोई अपना एरिया नहीं रहा, वो लोग जो हैं वो वर्ल्ड ओवर डिसिपेट हो चुके हैं, वो वर्ल्ड ओवर डिसिपेट हो चुके हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी जो है वो वर्ल्ड ओवर डिसिपेटेड है, ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑपरेट नहीं करते, ये आइडियोलॉजी के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, दे फिक्स पीपल विद आइडियोलॉजी, वो लोग अपने अपने एरिया में जाएंगे, अपना दिन काम करेंगे, दे विल बी अर्निंग फॉर देमसेल्व्स, लेकिन मोमेंट दे वांट टू डू समथिंग, है ना, तो वो रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं वो खुद ही कर लेंगे। दैट्स व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू कैच। ऑल्सो जो आइसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, दैट देयर शुड बी अ क्रिएशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, जिसके जरिए जो लोगों की रेडिकलाइजेशन करी जा रही है, जैसे अभी वाले बंदे की भी जिसने न्यू ऑरलियन में अटैक करा, वो इंटरनेट के जरिए करी जा रही है। अब इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड ओवर अगले वाले चैलेंज में कैसे रोकेगा, ये 2-3 दिन में अगले अनफोल्ड होगा कि हाउ एफबीआई सीज दिस, हाउ इंटरनेट इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रेडिकलाइज पीपल। अब अगली अगर हम चीज की बात करें कि सीरिया में क्या हुआ, तो जो एक चीज हमें सीरिया वाले इंसिडेंट से और भी सीखने को मिलती है कि एक होता है कि भाई एक बंदा अपने आइडियल्स के लिए उनको अचीव करने के लिए काम कर रहा है, भाई उसको मिल गया, वो बंदा सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा। आइसिस वाले लोग आज तक सेटिस्फाई हो ही नहीं पाए और ना ही ये हो पाएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन। 2014 के आसपास मैंने आपको बताया कि जो इस्लामिक स्टेट इराक वाली थी, अबू बकर अल बगदादी वाली, भाई वो सीरिया में टारगेट करना चाहती है जुलानी को, लेकिन जुलानी इनकी एक्सट्रीम ब्रूटैलिटीज को देख के तुरंत पलटी मार लेता है और वो चीज जुलानी के हेल्प भी करती है। अब आप पूछोगे कैसे? दरअसल एक्सट्रीम रेडिकल आइडियाज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए एंड दैट इज एन एविडेंस कि इस्लामिक स्टेट ISIS वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जुलानी को यह बात समझ में आ गई थी। अब जुलानी ने क्या करा, उसने क्या करा, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात छोड़ दी। वो बोला मुझे नहीं बनानी भाई, आई एम नॉट विद यू गाइस। जो 2014-15 का हमने स्प्लिट देखा, और जुलानी ने बोला कि भाई मुझे सीरिया के लिए काम करना है, और इसी के लिए उसने कोविड-19 के टाइम के ऊपर उसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, हयात तहरीर अल शाम, उसने इसके अंदर काम करा। और कोविड-19 के टाइम के ऊपर उसने सीरिया को चुन के यहां पे SSG करके ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जिसका नाम था सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट। अब जो कॉमन लोग हैं जिनके बलबूते पे एक बार राज आ गया तो टिका जाएगा, तो टिक जाएगा, है ना, वो लोगों को ब्रूटैलिटी थोड़ी पसंद है। उनको पसंद आया जुलानी, और जुलानी ने इसी वजह से हार्डकोर रेडिकलिज्म से वो शिफ्ट हो गया। तो उसको अभी जिहाद नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, ही वांटेड टू वर्क फॉर सीरिया, उसको सिर्फ सीरिया चाहिए था। उसने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस वहां तक सीमित रखे एंड ही वाज सक्सेसफुल आल्सो। लेकिन आइसिस वाले जो लोग हैं वो अपनी ब्रूटैलिटीज के साथ इस आइडियोलॉजी में जो पाना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे कभी भी। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बिगर प्रॉब्लम कि उसको अचीव करने के लिए, लेकिन दे विल कीप ऑन रेडिकलाइजिंग द पीपल, राइट। एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग ऑल्सो, इफ यू सी व्हाई इट इज कंसर्नफुल फॉर इंडिया ऑल्सो, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें टाइटल वाज बैटल ऑफ पपेट्स, है ना, जिसमें जो अपना तालिबान इज नाउ फाइटिंग पाकिस्तान। अब ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, इनके रीजंस मैंने इस वीडियो में समझाए थे, लेकिन प्रॉब्लम का कंसर्न क्या है, सीरिया में जब से जुलानी आया है आइसिस बिल्कुल सिमट गया है। नाउ अगर ये वाला फ्रंट खुलता है, दिस फ्रंट कैन इनवाइट आइसिस वेरी नियर टू इंडियाज नेबरहुड। वो आइसिस को इंडिया के नेबरहुड के बिल्कुल पास लाके खड़ा कर देगा, क्योंकि अगर ये वॉर होती है
दिस विल ओपन अ एरिया, ये आइसिस के लिए एरिया ओपन कर देगा, राइट, क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल सिमट चुके हैं, लोगों को उनके पास सपोर्ट नहीं है, राइट। सो दैट वाज एनालिसिस। एंड लास्ट एक बात लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इज ईरान बैकिंग इट? नहीं। अब इतनी डिस्कशन समझ के आप लोगों को ये एहसास हो गया होगा कि यूएसए में जो बॉम्बिंग हुई है, ईरान इज नॉट बैकिंग इट, ठीक है। उसके पास आईएसआईएस का झंडा था, आईएसआईएस वाले लोग आर सुन्नी पीपल, ईरान इज शिया, ईरान नेवर लाइक्स हिम, ईरान कभी लाइक नहीं करता, ठीक है। तो ईरान इज नॉट बिहाइंड इट, द अटैक वॉज बाय आइसिस, जो उसके पास फ्लैग भी मिला है, मैंने एफबीआई वाली आपको फोटो भी दिखाई। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज आइसिस, कैसे ये चीजें ऑपरेट करती हैं, जिहाद का मतलब क्या है, इस्लामिक स्टेट का मतलब क्या है, एंड नाउ व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट, डू मेंशन इन द कमेंट्स। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप वो कमेंट में मैसेज कर सकते हो। एंड इफ यू वांट डाउनलोड दिस पीडीएफ, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज GS_Gill UPSC, ठीक है जी। एंड अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछना है, दिस इज माई इंस्टाग्राम, दैट इज GS_Gill07। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस टुमारो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।